Good morning, students. Today we will study chapter number 9. The chapter name is Struggles for Equality. It's my lecture number 2. जो फर्स्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किया था कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया था कि किस तरह से इक्वलिटी नहीं है हमारी कम्युनिटी में, हमारे देश में किस तरह से रिलीजियस को लेकर या रिच और पुअर के बीच में इक्वलिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। और हमने तवा मत्स्य संघ के बारे में भी जाना था। आज हम इसका सेकंड पैराग्राफ से स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ से हम स्टडी करेंगे कि सबसे पहले तो तवा मत्स्य संघ कहाँ है। अब ये तवा मत्स्य संघ की क्या स्टोरी है, हम यहाँ से आज स्टडी करने वाले हैं। तो छिंदवाड़ा जो ज़िला है, एमपी में छिंदवाड़ा जो ज़िला है, वहाँ पर महादेव की पहाड़ियों से तवा नदी निकलती है। ठीक है, छिंदवाड़ा ज़िले की महादेव की पहाड़ियों से तवा नदी निकलती है जो कि बैतूल होते हुए आती है और बैतूल होते हुए होशंगाबाद में नर्मदा से मिलती है। ये तवा नदी की हिस्ट्री है। ठीक है, तो जो ये तवा रिवर थी, इस पर एक डैम स्टार्ट हुआ था 1958 में, जो कि 1978 में कंप्लीट हो गया था। डैम बना था तवा रिवर पर जो कि 1958 में स्टार्ट हुआ था और 1978 में इसका काम ओवर हो चुका था। तो अब यहाँ पर जंगल के बहुत सारे एरिया, इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड भी इसके कारण क्या हुआ था, इस डैम के कारण डूब गए थे, है ना। जिससे जंगलवासी, मतलब जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे ना, उन सब ने अपना जगह खो बैठे थे। अब ये सारी चीज़ें डूब गई और सब खो बैठे, तो उसमें से बहुत सारे लोग जो डिस्प्लेस हो गए थे, जो कि अपना जगह खो बैठे थे, वो धीरे धीरे कहाँ हैं, इस रिवर के आसपास के जो एरिया होते हैं उसी में मतलब जो डैम बना है ना, उसके आसपास रह के थोड़ी सी खेती करने लगे थे और मछली पकड़ने, फिशिंग वाला जो व्यवसाय होता है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। लाइवलीहुड के अपनी जीविका कमाने के लिए उन्होंने एक फिशिंग वाला और एग्रीकल्चर वाला कर दिया था इसी रिवर के किनारे पर, और एक बहुत छोटा सा अमाउंट वो अर्न करते थे इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ तक की तो ये स्टोरी थी। अब हम इससे आगे देखते हैं कि क्या लिखा था। तो 1994 में, मतलब ये काम चल रहा था, इस तरह से वहाँ की स्टोरी है। 1994 में गवर्नमेंट ने जो फिशिंग तवा के आसपास जितना भी फिशिंग वाला राइट्स था, फिशिंग पकड़ने का जो राइट्स था, वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। मतलब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को देने से क्या हुआ, ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने क्या किया था, जो वहाँ पर जो लोग थे, लोकल लोग थे, उन्हें काम से अलग कर दिया और दूसरे एरिया से एक चीप लेवल पर, मतलब जो कि कम पैसे लेके मजदूरी कर दें, ऐसे लेबर क्लास लोगों को ले आए और वहाँ पर उनसे फिशिंग कराने लगे। तो जितने भी लोकल लेवल पे जो थे लोग, वो सब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं बचा। और जो ये कॉन्ट्रैक्टर थे, इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जितने भी विलेजर्स थे उनको गांव छोड़ने पर मजबूर किया, और जो नहीं छोड़ना चाहते थे उन्होंने गुंडे वगैरह बुलाकर धमकियाँ देना भी स्टार्ट कर दिया था। तो अब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एकजुट होने का, यूनाइटेड होने का और एकजुट होकर सरकार की तरफ अपने ये सारी चीज़ें रखने का डिसाइड किया और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, है ना, खुद की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब उन्होंने सभी ने इकट्ठे हुए और ऑर्गेनाइजेशन बनाया और खुद के राइट को प्रोटेक्ट किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का उनका नाम था तवा मत्स्य संघ। क्लियर। तो अब ये तवा मत्स्य संघ क्या है, समझ में आया कि डैम के आसपास जो लोग रहते थे उन्होंने खुद के राइट्स को पाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिन्हें तवा मत्स्य संघ कहा गया। ठीक है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, रैली की, चक्का जाम किया, रोड ब्लॉक कर दिया अपनी डिमांड को बताने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए।
गवर्नमेंट के सामने हम इसी तरह से कई बार लोग इसी तरह के काम करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने रैली निकालना स्टार्ट किया, जो कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, और चक्का जाम किया कि हमें जो परेशानी है गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे और हमारी मांगों को पूरा करे। उनके जितने भी इस तरह के रेस्पॉन्स थे उसको देखकर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना दी और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कमेटी बनाई, जो कि इसकी सारी मतलब जितने भी फिशिंग राइट्स थे वो सारे बताए कि जितनी कमेटी बताई उन्होंने बताया कि उनको मछली पकड़ने का जो फिशिंग राइट्स हैं वो देना चाहिए गवर्नमेंट को। उन्होंने उस कमेटी ने उन्हें बताया कि ग्रांट किया इस चीज़ को कि उन्हें देना चाहिए। तो अब जब और 1996 में MP गवर्नमेंट जो है उन्होंने जितने भी वो तवा बांध से मछली पकड़ने के जितने भी राइट्स थे वो वहाँ, और उसको डिसाइड किया कि ये सारे राइट्स यहाँ के लोकल लोगों को ही मिलेंगे। और 5 ईयर का एक लीज साइन करा दिया कि 5 ईयर्स तो कम से कम यही लोकल लोग ही यहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। तो इस तरह से 2 जनवरी 1997 को 33 विलेजर्स जो कि तवा एरिया के आसपास रहते थे, तवा रिवर के आसपास, उनके लिए नया साल तब शुरू हुआ देखा जाए तो, क्योंकि उनको राइट्स मिल गए थे। तो अब ये जो TMS बना था, तवा मत्स्य संघ बना था, इसने क्या किया, अब ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था तो इन्होंने क्या किया, जितने भी फिशरमैन या फिश वर्कर्स थे उनके साथ मिलकर लगातार अपनी सोर्स ऑफ इनकम को ये लोग बढ़ाते गए। ये ऐसा क्यों हुआ, किस तरह से इनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ी? क्योंकि इन्होंने एक कोऑपरेटिव कमेटी बनाई थी। ये क्या करती थी, ये पकड़ी गई मछलियों की एक सही रेट, फेयर प्राइस इन्हें देती थी और इनसे मछलियाँ खरीद लेती थी। और ये कोऑपरेटिव क्या करती थी, बाद में ट्रांसपोर्ट अरेंज करके इन जो फिश को अच्छी प्राइस में आगे सेल कर देती थी। तो इसके कारण क्या हुआ, जितने भी फिशरमैन थे उनको एक बहुत अच्छी प्राइस इनसे मिलने लगी, कि एक बहुत अच्छी प्राइस इनको स्टार्ट हुई, और जो इनकी अर्निंग थी वो पहले से करीब 3 गुना बढ़ चुकी थी। और अब जब इनकम बढ़ गई तो इन्होंने क्या किया, जितने भी फिशर वर्कर थे उनको लोन देना स्टार्ट किया। किस लिए लोन में, और उनको नेट खरीदने के लिए या रिपेयर करने के लिए उन्होंने लोन देना भी स्टार्ट किया। और इस तरह से क्या हुआ, उनकी सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे बढ़ती गई। तो अब इसके साथ उन्होंने स्टार्ट किया कि जितना भी एरिया है, वाटर एरिया है, उसमें उन्होंने ये भी ध्यान दिया कि जितने भी फिश हैं वो ढंग से बढ़े, क्योंकि जब बढ़ेंगी तो ही तो वो लोग उनसे उनको पकड़ सकेंगे और धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि लोग अगर जब खुद का अधिकार के लिए लड़ते हैं और खुद के लाइवलीहुड के लिए उन्हें राइट्स मिल जाते हैं तो वो एक बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं और वो इस चीज़ को धीरे धीरे प्रूव भी करते हैं। इस तरह से इस टॉपिक में हमने तवा मत्स्य संघ की पूरी स्टोरी देखी है। देन हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, यही टॉपिक दिया हुआ है ना। अब इस टॉपिक में इसका मतलब हुआ, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जीता हुआ दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। इसमें बताया गया है कि कोई भी मूवमेंट हो, न्याय के लिए कोई भी आंदोलन किया हो, या फिर इक्वलिटी के लिए कोई सॉन्ग हो या कविताएं, ये सब तमाम जितनी भी प्रेरणाएं होती हैं उनके पीछे जो एक भाव होता है वो भाव होता है कि मनुष्य का इक्वल ही होना, सभी मनुष्यों को एक जैसा मानना। हम ये जानते हैं कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम सभी को इक्वल मानता है। देश में
इक्वलिटी के लिए चलने वाले जितने भी आंदोलन, जितने भी स्ट्रगल हो रहे हैं, अक्सर सभी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही, मतलब जितने भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं उनका बेस क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ही हमें क्या दिया हुआ है? इक्वलिटी और जस्टिस दिया हुआ है कि हम सब इक्वल हैं और हमारे न्याय की बात कर रहे हैं। आज हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है कि हम सब इक्वल हैं, तभी तो हम हमारा जस्टिस मान रहे हैं उनसे, है ना? तो जितना जो तमाम मत्स्य संघ के जितने भी फिशर वर्कर थे, उनकी आशा, मतलब जो उन्होंने होप की थी कि हमें एक न्याय मिलेगा, उसका भी बेस क्या था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही था, क्योंकि उसमें इस तरह का क्लोज है कि हम सब इक्वल हैं। तो अपनी जितनी भी, अगर हम संविधान का सही यूज़ करें तो हम इक्वलिटी ला सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम उसे यूज़ करना आना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, और उसके लिए अगर हम फाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इक्वलिटी आ सकती है। हमारा यह टॉपिक यही बताता है कि बहुत सारे अभी हमने इस बुक में इश्यूज पढ़े हैं जो कि लगभग सभी कैटेगरी को उसमें हमने अनइक्वलिटी के लिए देखा है। कि जैसे हमने देखा है कि सबसे पहले अगर हम देखें तो जितनी भी हेल्थ सर्विस है वो गवर्नमेंट वाली अच्छी नहीं है, प्राइवेट हेल्थ सर्विस अच्छी है, ये हमने खुद ने पढ़ा है। बिजनेस हाउसेस में मीडिया का जो रोल था वो पढ़ा था हमने, कि जितने भी बिजनेस मतलब जो मीडिया है उस पर किसका, बिजनेस हाउसेस का दबाव बढ़ता जा रहा है, वो उनसे उनके कंट्रोल में है, कहीं ना कहीं कंट्रोल में आकर न्यूज़ देती हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि वेजेस क्या होता है, जितने भी वुमेन हैं जो काम कर रही हैं उनको उनके काम के लिए कम मिल रहा है, उसकी जगह पुरुष को ज़्यादा मिल रहा है। तो हमने ये सारी इक्वलिटी हमारे जो प्रीवियस लेसन हमने स्टडी किए हैं हमने सब में की हैं, है ना। लो अर्निंग हमने ये भी देखा है कि जो किसान होते हैं जिसके पास स्मॉल फार्मर हैं, वो कुछ कॉटन ग्रो कर रहे हैं तो बहुत उनकी लो अर्निंग होती है ना। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये, लेकिन हमने क्या देखा है कि ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी है? पुअर्टी से जुड़ी हुई है, और मेनली वैसे कम्युनिटी से जुड़ी हुई है जो कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं सेपरेट कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें देश को इकोनॉमिकल व सोशल इक्वलिटी से जुड़ी हुई मुद्दे हैं, कि कहीं ना कहीं देश को इकोनॉमिकल या सोशली ये अनइक्वल बनाती हैं। तो हम अगर देखें तो जो हमारी डेमोक्रेसी है इसमें इक्वलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट, इक्वलिटी के लिए स्ट्रगल जो हो रहा है एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पर्सन या कम्युनिटी का स्वाभिमान, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट तब तक बना रह सकता है जब तक कि उसके पास अपने और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, पर्याप्त रिसोर्सेस हों। तभी वो तभी हो सकता है कि जब उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। अगर वो भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो ही हम इक्वलिटी ला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ला सकते। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी रूप में हो, अमीर या गरीब, या कास्टिज्म वाइज हो, या वुमेन को कम वेजेस पे रखना हो और जेंट्स को, मतलब आदमी औरत की अनइक्वलिटी की बात भी कर लें तो वो भी इसमें इंक्लूड होगी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि इक्वलिटी बनी रहे तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें भी आगे आकर प्रयास करने रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने हमारे 7th के टोटल सिविक्स पोर्शन में आज इक्वलिटी बहुत सारे मुद्दों पे बात की है, लेकिन एंड में हमने इक्वलिटी के थ्रू उन सभी को आपस में कनेक्ट किया है कि हमने किस तरह से उन मुद्दों पे बात की थी और किस तरह से उसके कारण अनइक्वलिटी आ जाती है कभी कभी। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।